अमेरिका, चीन और अब जर्मनी के बाद जापान दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। कुछ दिनों पहले ही जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जापान जर्मनी की इकोनॉमी से पीछे हो गया है। विश्लेषकों का कहना है कि जापान की अर्थव्यवस्था ने धीरे धीरे अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता और प्रोडक्टिविटी दोनों ही खो दी है। नमस्कार, स्वागत है आपका oneworldnews.com में। मैं हूं मीनू वर्मा। बता दूं कि 2010 में ही चीनी अर्थव्यवस्था के बढ़ने के कारण जापान अमेरिका के बाद दूसरे स्थान की अर्थव्यवस्था से गिरकर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर आ गया था। लेकिन अब कुछ ही दिन पहले की बात करें तो जर्मनी के करेंसी चेस्ट और करेंसी पावर के घोषित डेटा के आधार पर जर्मनी की इकोनॉमी करीब 4.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। यानी जापान अब चौथे नंबर पर आ गई है। आसान भाषा में कहूँ तो 27.97 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स टॉप पर है, शीर्ष पर है। 18.56 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ चीन दूसरे नंबर पर है। 4.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ तीसरे नंबर पर जर्मनी, 4.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ चौथे नंबर पर जापान और 4.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ पांचवें नंबर पर भारत है। अब आप ये भी समझिए कि ये आंकड़े आखिर हैं क्या। तो जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या कहें सकल घरेलू उत्पाद, एक विशिष्ट अवधि के दौरान किसी देश के भीतर बनाई गई सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि देश की अर्थव्यवस्था का बढ़ना एक सकारात्मक बात है। लेकिन जीडीपी देश के आम नागरिक की समृद्धि का पैमाना नहीं है। जिस पैमाने से देश के आम लोगों की समृद्धि मापी जाती है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय का मतलब है देश की कुल आबादी से जीडीपी को भाग देने पर जो रकम मिलती है वह देश के एक व्यक्ति के एक साल की औसत आय होती है। इसमें दिहाड़ी मजदूरी, कामकाजी आदमी औरत से लेकर अडानी अंबानी की कमाई तक सब शामिल होता है, जिसका यह औसत होता है। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि बहुत सारे लोग इस औसत से अधिक कमाते हैं और बहुत सारे लोग इस औसत से बहुत कम। इस तरह ये आम आदमी की आर्थिक हालात का मोटा माटा लेकिन संकेत मात्र ही है। गौरतलब है कि भारत की जीडीपी के मामले में दुनिया में आज 5वें नंबर पर जरूर है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत का स्थान दुनिया के पहले 100 देशों में भी नहीं आता है। और इसकी दो अहम वजह है। पहली, देश की बड़ी आबादी और दूसरा, धन का असामान्य वितरण। भारत में धन का वितरण कितना असामान्य है, इसके बारे में प्रतिष्ठित सामाजिक संस्था ऑक्सफैम के शब्दों में कहें तो भारत के 1% लोगों के पास देश की 40% संपत्ति है। अब जिस बात की सबसे ज्यादा धूम मची है वो ये कि साल 2014 से साल 2023 के बीच भारत 5 देशों को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि भारत ने किन देशों को पीछे छोड़ा है और उन देशों की अब क्या स्थिति है। तो बता दें कि इनमें से ब्रिटेन, फ्रांस और रूस की जीडीपी की बढ़त में क्रमशः 3, 2 और 1% की बढ़त हुई है। वहीं इटली की जीडीपी की बढ़त दर वृद्धि हुई ही नहीं है। ब्राजील की बात करें तो जीडीपी में 15% का संकुचन यानी कमी देखा गया है। ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था में जो तेज उछाल दिखती है वह इन देशों की तुलना में ही दिखती है। तो अब सवाल यह है कि इन तमाम विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में अब बढ़त क्यों नहीं हुई या कमी क्यों आ रही है। तो बता दें कि इसकी एक वजह है साल 2008-9 का वैश्विक आर्थिक संकट। क्योंकि जहां एक ओर ये आर्थिक संकट पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली रही, वहीं भारत पर इस संकट का अपेक्षाकृत रूप से कम असर पड़ा और नतीजा ये रहा कि साल 2014 से 23 के बीच भारत की जीडीपी में कुल 83% की बढ़त दर्ज की गई। अब आप इस कमेंट को देखिए जो हमारे ही एक वीडियो पे किया गया है। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि सवाल पूछना एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है और जब आप सवाल पूछते हैं तो पता चलता है कि आप जागरूक तो होंगे ही, क्योंकि भक्त और चमचे सवाल नहीं पूछा करते। और आज इस देश को जागरूक मतदाता की बहुत ज़रूरत है।
तो चलिए आपके इस सवाल पर बात करते हैं। तो आपने पूछा है कि 2014 में USD 2 ट्रिलियन डॉलर यानी 2 ट्रिलियन डॉलर और 2024 में USD 4 ट्रिलियन डॉलर से आगे निकल जाएगा। तो बता दें कि निकल जाएगा नहीं, निकल चुका है। अब आते हैं आपके दूसरे सवाल पर कि आखिर ये हुआ कैसे। तो चलिए अब ये भी समझते हैं, लेकिन क्योंकि सवाल विश्व स्तरीय है तो पहले विश्व पर ही बात कर लेते हैं। दुनिया में 2 उच्चतम GDP वाले देश यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। हालांकि समझने वाली बात इसमें यह है कि उनकी रैंकिंग इस बात पर निर्भर करती है कि आप GDP कैसे मापते हैं। तो अगर नाम मात्र GDP का उपयोग करते हैं यानी मापन का तरीका आप नाम मात्र GDP के आधार पर मापते हैं, तो इसके अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका 2022 तक 25.46 ट्रिलियन डॉलर की GDP के साथ पहले स्थान पर आता है, जो कि है भी, जबकि चीन में 17.96 ट्रिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर है। अब अगर कुछ विश्व स्तरीय अर्थशास्त्रियों के तर्क को माने तो राष्ट्रीय संपत्ति के माप के रूप में क्रय शक्ति समता GDP का उपयोग करना ज्यादा सटीक होता। और अब आपको ये भी बता दें कि अगर क्रय शक्ति समता GDP का उपयोग किया गया होता तो इस मीट्रिक के यानी इस गणना के अनुसार चीन वास्तव में 30.33 ट्रिलियन डॉलर की GDP के साथ विश्व में अव्वल नंबर पर आएगा और इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका 25.46 ट्रिलियन डॉलर की GDP के साथ दूसरे नंबर पर। यानी मतलब ये सारा खेल ही माप के तरीके पर है। अब आते हैं भारत की बढ़ती GDP पर। तो आपको बता दें कि नीति आयोग और CSO के जारी किए गए अनुमानों में आर्थिक मोर्चे पर यूपीए सरकार यानी मनमोहन सिंह की सरकार की तुलना में मोदी सरकार के प्रदर्शन को काफी बेहतर बताया गया है। इन अनुमानों के मुताबिक यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान भारत की GDP ने कभी 9% के आंकड़े को छुआ ही नहीं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि इसके उलट राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने यानी NSC की कमेटी ने 2007-08 में 10.23% और 2010-11 में 10.78% की GDP का अनुमान दर्शाया था। इतना ही नहीं, कमेटी ने 2 अन्य वर्षों में भी 9% से अधिक की वृद्धि दर्शाई थी। 2005-06 में 9.6% और 2006-07 में 9.7%। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आंकड़ों में अचानक इतनी उलटफेर हुआ तो आखिर हुआ कैसे। तो चलिए अब ये भी समझते हैं, ये आंकड़े हैं क्या। ये आंकड़े दरअसल GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद की दर एक आधार वर्ष के उत्पादन की कीमत पर तय होती है। ये तो आप जानते हैं। और आप ये भी जानते होंगे कि अर्थव्यवस्था में यानी संरचनात्मकता बदलाव के मद्देनजर आधार वर्ष की अवधि में समय समय पर बदलाव किए जाते हैं। 2015 में इसी बदलाव के तहत आधार वर्ष को 2004-05 से अपडेट कर 2011-12 कर दिया गया था और बस ये सारा खेल वहीं से शुरू हुआ, क्योंकि इससे GDP के 2 अनुमान मिले, 2004-05 के आधार वर्ष के साथ पुरानी सीरीज और 2011-12 के नए आधार वर्ष के आधार पर नई सीरीज। भारत में GDP की गणना हर तीसरे महीने यानी तिमाही के आधार पर होती है। तो जब आधार वर्ष में बदलाव किया गया तो नई सीरीज में प्रणाली संबंधी कई सुधार भी किए गए, लेकिन वहां एक समस्या थी। पुरानी सीरीज से 1950-51 से 2014-15 तक के GDP अनुमान मिले, जबकि नए GDP सीरीज ने 2011-12 तक का ही अनुमान दिया। नतीजतन हुआ ये कि 2011-12 से पहले के ट्रेंड का कोई सार्थक शोध नहीं किया जा सकता था। यह अकादमिक शोध के साथ ही नीतियां बनाने और उसके मूल्यांकन को अंधेरे में रखता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि पहले के दशकों में आधार वर्ष में जब भी बदलाव किया गया, जैसे कि जब 2004-05 के आधार वर्ष को बदला गया तो GDP सीरीज ने 1950-51 तक की GDP का अनुमान लगाया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया। फिर सांख्यिकी विशेषज्ञों वाली NSC कमेटी ने उस साल अगस्त में एक बैक सीरीज जारी की। इसमें यह दर्शाया गया कि मोदी कार्यकाल के पहले 4 वर्षों की तुलना में यूपीए के 2004-05 से 2013-14 की अवधि में अर्थव्यवस्था में कहीं तेज वृद्धि हुई थी। लेकिन जैसे ही मीडिया में बैक सीरीज की खबर आई,
सांख्यिकी मंत्रालय की वेबसाइट पर इसे जारी किए जाने के करीब 15 दिन के बाद ही भाजपा सरकार ने आनन फानन में इन अनुमानों को अनौपचारिक बताते हुए इस रिपोर्ट को ड्राफ्ट शब्द डाल दिया। और फिर सरकार या सीएसओ ने यह नहीं बताया कि एनएससी कमेटी ने बैक सीरीज को खारिज क्यों कर दिया। मतलब जब देश ने आधार वर्ष बदला तो आंकड़े भी बदल गए या कहें बढ़ गए। इससे लेकिन सिर्फ तत्कालीन सरकार के नहीं पूर्ववर्ती समय के सरकार के आंकड़े भी बढ़ गए। फिर क्या हुआ? फिर सीएसओ ने कहा कि उचित डेटा के अभाव में उसने यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल के अधिकतर वर्षों के दौरान जीडीपी में वृद्धि दर के आंकड़े के डेटा को घटा दिया है। वो भी खासकर 2 साल में यह कटौती असामान्य रूप से भी कहीं अधिक की गई और वो वर्ष था 2007-08 में, जब इसे 9.8 से घटाकर 7.7% कर दिया गया, जबकि 2010-11 में तो 10.3% की दहाई अंकों के आंकड़े को भी घटाकर 8.5% कर दिया गया था। बता दें कि यह यूपीए सरकार के कार्यकाल का वो एकमात्र वर्ष था जब देश ने दहाई अंक में वृद्धि दर्ज की थी। खैर, ये तो आंकड़ों की राजनीति है, तो ये तो होता ही रहता है। और देश जब विश्व में अपना नाम करता है तो सभी देशवासियों को अच्छा लगता है। ऐसे में जब देश विश्व में 10 से 5वें नंबर पर अपनी जगह बनाता है तो गर्व होना लाजमी है और होना चाहिए भी। लेकिन जितना गर्व होना चाहिए उतनी ही समझ भी कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे, क्योंकि यही लोकतंत्र की निशानी है कि आप समझें और फिर चुनें, सुने और फॉलो ना करें। खैर, यूँ तो वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन इस कमेंट में एक तीसरा सवाल भी है कि अगर सिर्फ जातिवाद का राजनीति हो रहा है तो इंडिया भारत का जीडीपी बढ़ा कैसे? आखिर ये कैसे हो गया अगर जातिवाद वाली सरकार है? तो ये सवाल है। तो जिस वीडियो पर यह कमेंट किया गया है वो राम मंदिर पर है और राम मंदिर को लेकर कोई जातिगत भेद नहीं है, बल्कि धार्मिक मतभेद जरूर रहा है। इसके अलावा इस वीडियो में एनसीपी सांसद की एक कविता है जिसमें भी धर्म को लेकर कुछ कहा गया है। तो शायद जिन्होंने कमेंट किया है वो जाति की बात नहीं करना चाहते, वो धर्म की बात करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप धर्म या जातिवाद वाली सरकार की बात भी कर रहे हैं तो हाँ, लोग ज़रूर कहते हैं कि ये धर्म की राजनीति है, लेकिन अगर मेरी बात करूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि राजनीति हमेशा मतदाताओं की होती है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हर राज्य, हर क्षेत्र, हर जाति, हर धर्म के हिसाब से वेशभूषा नहीं बदल रहा होता। तो मतलब साफ है कि राजनीति तो मतदाताओं की ही होती है। हाँ, उन्हें साधने के लिए उनकी कमजोरी, जो कि कभी धर्म होता है, कभी जाति, तो कभी कुछ और का ध्यान जरूर रखा जाता है। लेकिन काश ये कमजोरी मतदाताओं की बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और वादों से ऊपर कामों को मत दिया जाता, तो शायद ये ध्यान जो आज धर्म पर दिया जाता है, जाति पर दिया जाता है और न जाने कई सारी चीज़ों पर दिया जाता है, उन चीज़ों पर दिया जाता। लेकिन क्योंकि आप जागरूक तो हैं, बातों और आंकड़ों को समझेंगे और सोच समझकर सही मत ही देंगे। और हाँ, जिनको ये लगता है कि या ये राजनीतिक दल, वो राजनीतिक दल, ये आपका है, वो उसका है, तो आपके लिए चलते चलते तरन्नुम कानपुरी की 2 पंक्ति कहूँगी कि ए काफिले वालों, तुम इतना भी नहीं समझे, लूटा है तुम्हें रहजन ने रहबर के इशारे पर। शुक्रिया। Press the bell icon to never miss a video from One World News.